हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम क्लास 10th का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे धातु और अधातु के बारे में। तो ये जो आज का टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की क्या वैलेंसी होती है, उनकी संयोजकता कितनी होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दान करती है, ग्रहण करती है, सारा कुछ भी है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, जो किस उसको क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर टारगेट बेस्ड नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप साइंस की जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो सारी देख सकते हो। 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर और ये 3rd चैप्टर है। ऐसे ही आप मैथ्स की या फिर उसके अलावा सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है डेली, तो आप वो पे जाकर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो हमारा प्ले स्टोर पे एक्सेलेंट गुरुकुल नाम करके ऐप है, उस पर जाकर आप कोर्स खरीद सकते हो बहुत कम पैसों में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 3rd है, इसकी लास्ट क्लास होगी ये। इसमें आज पढ़ेंगे संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है वो बताते हैं। तो संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता या फिर वैलेंसी ये क्या होती है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। भूतपूर्व सोडियम, जैसे कि इसने क्या बोला, कोई भी अपने पास में क्या हो, परमाणु हो, जिसमें क्या होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये 3 चीजें होती है परमाणु में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी मैं बेसिक बता देती हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, फिर उसके बाद में आप इजीली समझ जाओगे उसकी संयोजकता क्या होती है। क्या जो होते हैं वो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं वो होती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी कक्षक हो, कोई परमाणु हो, उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए या फिर उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप मोटी मोटी बात ये है कि कोई भी परमाणु है वो अगर क्या हो, स्थायित्व होना चाहता है, फिर वो एक जगह जैसे स्थायित्व पाना चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए क्या होती है, 3 शर्तें होती है। या तो जो कोश हो या कक्षक हो या कोश हो, वो क्या होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए, मतलब अर्ध भरित होना चाहिए। ठीक है, सेकंड केस में ये हो सकता है कि कक्षक पूर्ण भरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण भरित होना चाहिए या फिर पूरा पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 3rd केस में बोल सकते हैं अपन कि जो कक्षक है, परमाणु है, उसका क्या होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन लागू हो रही है, कौन कौन सी, कक्षक आधा भरा हुआ होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पास में है हीलियम का कितना होता है, 2nd नंबर पर आता है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। उसमें फर्स्ट कक्षक में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो बाई चांस 1 भरा हुआ हो, तो वो क्या हुआ, 2 का आधा कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, अर्धभरित कक्षक है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कक्षक पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे 2 के 2 ही है, तो ये क्यों, इसका कक्षक जितनी इसकी कैपेसिटी थी 2 की, वो इसके पास पूरी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या स्टेबल हो गया। ठीक है, ये तो हुई 2nd कंडीशन होनी चाहिए। 3rd कंडीशन में ये होना चाहिए कि कोई भी परमाणु है तो उसका क्या होना चाहिए, जो बाहर वाला कक्षक हो, जो सबसे बाहर वाली कक्षा हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। जैसे बाहर वाले कक्षा मान लो जैसे 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन का क्रम होता है जिसमें वो भरे जाते हैं। जैसे मान लो उसके पास 18 उसकी कैपेसिटी है, 3rd कक्षक होता है KLM, तो जो 3rd होता है M कक्षा, तो उसमें क्या होती है, 18 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 7 है, तो वो क्या चाहेगा कि अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो जो अष्टक कोण वाला जो नियम है वो मैं फॉलो करूं और मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं स्थायी हो जाऊं। तो ये 3 कंडीशन होती है कोई भी परमाणु होता है उसको स्टेबल करने के लिए। तो वही चीज अपन पढ़ेंगे अब किसमें, संयोजकता में। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया किसका, कार्बन का। कार्बन आता है 6 नंबर पर, कितने नंबर पर आता है कार्बन, 6 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पर आता है। अब इसका परमाणु क्रमांक 6 है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, यहाँ पर क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये तो हो गया नाभिक, इसमें कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में आती है फर्स्ट कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 भरे हुए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से बताया। फिर जो सेकेंड कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन 8 भरे हुए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। तो जो ये 12 वाली कक्षा है, 12 वाली कक्षा में उसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है। जो फर्स्ट कक्षा है जिसको बोलते हैं के, और ये सेकंड एल, फिर उसके बाद में एम, फिर एन, ये कक्षा का क्रम चलता है। तो इसको 2 चाहिए, इसकी कैपेसिटी 2 की थी, इसके पास 2 पूरे है। जो सेकंड वाली है एल कक्षा, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉनों की, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर दिए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो 12 वाली कक्षा है, तो उसमें सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने भर दिए। अब बचे किससे, ये अभी क्रॉस वाले, ये ध्यान में मत रखना। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे, ठीक है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसको चाहिए कितने, कि ये क्या करे, या तो अपना कक्षा पूरा कर ले, या फिर ये अष्टक पूर्ण कर ले। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती। तो ये क्या करेगा, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दान दे दे, पॉजिटिव चार्ज बना ले, या फिर वो किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज बना ले, ताकि वो क्या हो जाए, जो उसका 12 वाला कक्षक हो वो पूरा भर जाए, या तो पूरा हट ही जाए यहाँ से, ये कक्षक पूरा हट जाए, या फिर ये कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बनाकर ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है, जो 12 वाले कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉनों की भी उसको आवश्यकता पड़ रही है, जितने इलेक्ट्रॉन उसको उसका स्थायित्व बनाने के लिए ज़रूरत है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, वो उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। समझ में आई आपको? अगर समझ में आए तो वीडियो लाइक करो। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब करते हैं अपन कि संयोजकता के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया कि भूतपूर्व सोडियम, जो सोडियम होता है जिसका ये होता है क्रमांक, मतलब प्रतीक क्या होता है, Na होता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1। इसका क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 1, तो होगी 11 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। तो अब देखो, सोडियम परमाणु में 3 कोश होते हैं, कौन सा, K L M। तो सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे साझा किया जा सकता है, जो किसी के साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए सोडियम की संयोजकता क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, और ये इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, ठीक है। अब बात आती है प्लस में होगी माइनस में होगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो यदि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो, 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे में दिए जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये क्यों, बंटवारा कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 के लिए इलेक्ट्रॉन अपन दान कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। फिर आते हैं यदि सबसे बाहरी कोश में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इनको बंटवारे में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। जो ये 5 6 या 7 की कंडीशन में किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे कि अपन किसी को इलेक्ट्रॉन दान नहीं करें, अपन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर ले और अपन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अब बात आती है आप पर कि जब अपन भी क्या होता है, अपन भी स्टेबल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कोई भी इंसान है वो स्टेबल कब होता है, जब वो उसके माइंड में क्या रहता है कि मेरे पास में क्या हो, एक अच्छा सा घर हो, या फिर अब मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छी सी नौकरी हो, तो वो क्या, मैं क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। ऐसे परमाणु भी क्या चाहेगा कि मेरे जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाए, ताकि मैं क्या हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। तो ये
5 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। क्यों 5 इलेक्ट्रॉन दान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब अपन बाहर निकालते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इतनी एनर्जी वेस्ट होगी। इससे अच्छा है वो कि 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले ताकि एनर्जी कम वेस्ट हो। इसे साथ में अष्टकोण करने बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ताकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में उसकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो कम वेस्ट हो। ठीक है, ये था अष्टकोण किया जा सकता है। अब बात आती है, एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम परमाणु होता है, उसके सबसे बाहरी कोश में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ये अपने m कक्षक से, कितने कक्षक होते हैं? K, L और M, 3 कक्षक होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2, 8 और 1। जो सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कौन सी कक्षा में होता है? M में। तो M कक्षक से इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, तथा इसका L कक्षक अब सबसे बाहरी कोश बन जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, बच्चे कितने? 2 कक्षक। 2 कौन कौन से कक्षक? K और L, जो क्या हो सबसे बाहरी कक्षक बन जाते हैं। और इसमें एक स्थिर अष्टक होता है। क्या होता है इसमें? स्थिर अष्टक पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन जिसकी भी परमाणु के पास हो उसमें क्या है? उसका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण हो गया तो क्या हुआ? इसकी जो कंडीशन थी स्टेबल होने की वो पूरी हो गई। तो इस परमाणु के नाभिक में अभी भी 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। इसने ये बहुत अच्छी बात कही है कि ये देखो यहाँ पर ये सोडियम क्या कर रहा है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज बना लिया। ये पॉजिटिव चार्ज आया, वही बात समझने की है कि पॉजिटिव चार्ज आया क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो इसने पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया? नेगेटिव चार्ज भी तो बना सकता था, तो इसने पॉजिटिव चार्ज इसलिए बनाया। अब देखो जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। ठीक है, अब इसमें 11 परमाणु क्रमांक है तो इसमें 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या होंगे? प्रोटॉन। ये बात समझ में आई आपको? जितना परमाणु क्रमांक हो उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन, उतने उसके पास प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11-11 क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। वो उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जो इसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ये 11-11 आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। किसी का भी प्रभाव नहीं रहता यहाँ पे कि 11 मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो मेरा प्रभाव तेरे पर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बोलता है मेरे पास भी पॉजिटिव चार्ज है कितना? 11, तो मैं तेरे नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन बोलता है कि मैं तेरे पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दूंगा। तो ऐसे कर पर आके वो उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बात आती है जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया, तो दान दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेगी? इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन रहेगी, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रहेगी, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी दान करे, प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ किसका दबदबा जाता है? 10 का ज़्यादा है या फिर 11 जो चीज़ है उसका ज़्यादा है? तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है? कम दबदबा है, मतलब वो कम पावरफुल है। ज़्यादा पावरफुल कौन है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इससे एक ही तो ज़्यादा है, ये एक ज़्यादा है और क्या ज़्यादा है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? वीडियो लाइक कर दो समझ में आया तो। अब ऐसे बात करते हैं क्लोरीन की। सोडियम की बात हो गई, अब बात करेंगे क्लोरीन की। तो क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करना होता है। इसे क्या करना होता है? अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो बाहर वाले कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होंगे? 2, 8, उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। कौन सी कक्षा होगी? K, L, M। कौन सी कक्षा होगी? M कक्षा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पूछूं आपसे कि क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दान देगा? क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको क्या करना है? अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक क्यों पूरा करना है? क्योंकि इसको स्टेबल होना है।
स्टेबल होना है इसलिए इसको अष्टक पूरा करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसे उधार लेगा ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये उधार लेगा। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है यदि सोडियम और क्लोरीन प्रतिक्रिया कर ले, यदि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया कर ले। क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेरे से ले लो, और इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपस में दोनों अभिक्रिया कर लेंगे। तो सोडियम द्वारा खोए गए इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद क्लोरीन परमाणु को एक ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और K, L और M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्लोराइड आयन मतलब Cl- आयन बनाता है। तो इन दोनों तत्वों के बीच में लेन देन का संबंध हो जाता है, और क्या बनता है फिर NaCl, ये NaCl बनता है। इसमें भी सेम वही बात बोली जो सोडियम में हुई थी, क्योंकि इसके पास 17 इसका परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का, तो इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी कितने, प्रोटॉन तो अभी 17 ही है। तो अब किसका ज़्यादा दबदबा है, यहाँ पर है जो नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास किसका होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो एक नेगेटिव चार्ज क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या बनाएगा -1 इसकी संयोजकता होगी। क्या होगी इसकी, -1 इसकी संयोजकता होगी। समझ में आया। अब क्या करेंगे, सोडियम के पास क्या था पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास क्या था नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, जिसको बोलते हैं NaCl, जो अपन यूज लेते हैं नमक का NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक होते क्या है, तो आयनिक यौगिक होते हैं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इस प्रकार बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। धातु कौन होगी, जो इलेक्ट्रॉन दान देगी, अधातु कौन होगी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन कर लेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयन्स बनाते हैं। जैसे अभी पहले देखा था सोडियम और क्लोरीन था, वो क्या बना रहे थे, आयन बना रहे थे। आयन किसको कहते हैं, जो उस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। और ये आयनिक यौगिक जो NaCl बना वो क्या एक तरीके से आयनिक यौगिक, उसमें आयनिक बंध है, ठीक है, क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों आयन्स मिलके एक नया यौगिक बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा, आयनिक यौगिकों के गुण क्या क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुण है, जिसमें फर्स्ट है भौतिक प्रवृत्ति क्या क्या होती है उसकी, ठीक है। तो भौतिक प्रवृत्ति होती है, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। नमक क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि वो क्या है, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर होते हैं। ये कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि एक के पास तो क्या है पॉजिटिव चार्ज, एक के पास है नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं, तो वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। इसलिए क्या होते हैं, उनको अपन आसानी से हटा नहीं सकते, उनका जो उनमें जो बंध बना है उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट है। तो वो क्या होंगे, जब उसको तोड़ ही नहीं पा रहे तो वो क्या होंगे, कठोर होंगे। कठोर होने की वजह से वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये यौगिक आम तौर पर भंगुर होते हैं, क्योंकि ये क्या है, भंगुर होते हैं, मतलब कि अगर इनको तोड़े तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है, होते हैं। और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर अपन उस पर डाले जाए तो वो क्या करेंगे, दबाव के कारण टुकड़ों में टूट जाएंगे, बिखर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गलनांक क्या होता है, मेटल नॉन मेटल का। और या फिर क्वथनांक क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। अब यह बात समझने के लिए गलनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक क्या होता है। तो गलनांक का मतलब गलन, कोई भी चीज़ अगर मेल्ट हो रही है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। गलनांक क्या होता है, जैसे
अपन ने बर्फ़ लिया, बर्फ़ को थोड़ी देर बाहर रखा तो उसको क्या मिला, टेम्परेचर मिला, हीट मिली, जिसकी वजह से टेम्परेचर पाकर वो क्या होगा, धीरे धीरे पानी में चेंज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, ठोस था, अब वो गल रहा है, पिघल रहा है, तो वो पिघलने को क्या बोल रहे हैं, गलनांक। क्वथनांक क्या होगा, अब पानी की बात है, पानी है, अब उसको क्या करेंगे अपन, गैस पे रख दिया, उसको बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं, तो धीरे 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 बॉईल करते करते वो किस में चेंज हो जाएगा, भाप में उठने लग जाएगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल कर रहे हैं तो वहां से क्या आ गया, बॉइलिंग, जिसको क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, वर्ड से याद रखना, गलनांक और क्वथनांक। तो अब बात आई कि जो गलनांक क्वथनांक समझ गया, अब गलनांक और क्वथनांक होते हैं जो क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इनमें बंद आकर्षण बंद होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसको क्या बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तब जाके उनके बीच में जो बंध बना है, आयनिक बंध, उसको तोड़ पाएगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर क्या होंगे, गलनांक और क्वथनांक। जैसे कोई कोई धातु अधातु होगी जिसके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कोई चीज़ गलेगी, या फिर कोई लिक्विड में है तो वो अब किस में, भाप में बदलेगी, तो वहाँ उसका क्वथनांक आ जाएगा। सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनेगी तो वहाँ उसका गलनांक आ जाएगा। तो दोनों चीज़ क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मैंने बता दिया था। तो ये याद रखना, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, हाई होता है। क्यों होता है वो रीज़न आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है घुलनशीलता या फिर सोलिबिलिटी। जो भी कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ में घुल रही है तो उसकी कितनी देर में वो घुल रही है, कितना वो टाइम ले रही है, कितना वो सोलेबल, मतलब उसमें सोलेबल होने के लिए कितना उसको प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोलेट यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वोलेट यौगिक होते हैं वो आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे सॉल्वेंट के अघुलनशील होते हैं, क्योंकि मिट्टी, पानी का तेल या फिर ऑयल, ये सारे क्या होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवोलेंट यौगिक होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ये तो थी घुलनशीलता, सोलिबिलिटी। फिर आती है बिजली का संचालन, बोले तो सुचालक, कुचालक। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का संचालन या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये चलन नहीं है, चालन है, विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ठोस आयनों की गति उनकी कठोर संरचना के कारण संभव नहीं होती है। क्योंकि कोई भी आकृति है, ठोस है, जैसे मार्कर, ये क्या है, ठोस है, तो इसमें क्या होंगे, कण बहुत ज़्यादा पास में होंगे, जिसकी वजह से वो क्या, ठोस है। अब इसमें करंट फ्लो कराए तो जब वो आए, जो कण है वो इतने पास में है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे वो। तो जो ठोस अवस्था में होंगे तो वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का चालन कम होगा। ठीक है, चालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठोस आयनों की गति उनके कठोर संरचना के कारण संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिकों की गलित अवस्था में, अब बात आ जाती है लिक्विड में। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से कण दूर दूर होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो थोड़े से दूर दूर है। तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने का रास्ता मिल गया, तो अब क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोवाइड करी जा सकती है। तो गलित अवस्था में चालन करते हैं, ये पिघली हुई अवस्था में भी संभव है। तो ये था, क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, ठोस अवस्था में नहीं हो रही है, द्रव अवस्था में उसमें फ्लो हो जाएगी। तो ये आज का ये टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, जो आज खत्म हो चुका है इस चैप्टर का, 3rd चैप्टर। अब स्टार्ट करेंगे अपन आगे 4th चैप्टर। आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, और आपका टारगेट क्या है, 100 में से 100 स्कोर करना। तो वो आप उस बात पे सटीक रहिए कि हमको क्या करना है, 100 में से 100 स्कोर करना है। तो ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।